ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और ऑब्जेक्ट का, उसको वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, क्या कहते हैं बताओ? तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। What do we call the gravitational force between Earth and an object? Weight कहते हैं. So it is called weight. यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको क्या वही फोर्स ये वेट भी है क्या? वही तो mg है कि नहीं? तो इसे वेट कहेंगे. ओके. नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी एट पोल. तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से है, कुछ लोग कहते हैं संतरे के आकार की है, यानी जो इसका रेडियस है ये और ये, तो ये 0.99 आ रही है और ये है 1 आ रही है, यानी ये थोड़ा कम है. तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस कम हो गई, रेडियस कम तो डिस्टेंस कम, तो इसको यहाँ फोर्स जाता है, यानी g की वैल्यू यहाँ जाता है. पढ़ो, g इज ग्रेटर एट 4. तो g एट 4 क्या है? यहाँ पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि यहाँ g की वैल्यू 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो आप मुझे बताइए इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा है या पोल्स पर? इक्वेटर है. सो वैल्यू ऑफ जी एट पोल, हमारी धरती जो है नारंगी की तरह चपटी है, संतरा होता है ऐसा थोड़ा सा चपटा सा होता है कि नहीं, तो ये चपटी है ऐसा माना जाता है. बहुत थोड़ा सा अंतर है, यानी रेडियस में कितने का अंतर है? इट इज़ वेरी लिटिल. तो हम नहीं मान सकते नियरली स्फेरिकल है. समझ में आ गई बात? सो इट इज़ नियरली स्फेरिकल. ओके. हमें लगा कि आप आए इसका मरी गए. अच्छा, किसने बोला था? नहीं सर, हमें लगा कि ठीक है. सो 0.99 आ रही हुआ, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एट पोल इज ग्रेटर. देखो ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा है, ग्रेटर देन the value of g at equator. अच्छा, जब हम किसी चीज का वेट मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस है तो उस पर वेट जितना जितना नीचे की ओर बढ़ता जाएगा तो स्प्रिंग बैलेंस होती है. जैसे तराजू के सामान तौलते हो तो वजन की वजह से क्या होता है, उस पर नंबर डिजिट आते हैं. मिठाई तौलवाते हो तो एक नंबर आता है कि नहीं उस पर, तो स्प्रिंग बैलेंस. तो बताओ अगर मैं पोल पर कोई चीज़ रखूं तो वहाँ ज़्यादा वेट आएगा कि इक्वेटर पर रखूं तो ज़्यादा? क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्प्रिंग बैलेंस पे ज़्यादा वेट लगाएगा. सो वो गोल्ड जब उसके मित्र ने पोल पर तोला तो मान लो 10 ग्राम लेके आया गोल्ड पोल पे, तो वो जब इक्वेटर पर तोला जाएगा तो 9.9 ही निकलेगा, तो उसका फ्रंट डिस्प्रीज नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्प्रिंग बैलेंस तो उस पर काम करता है कि कितना वजन है. अगर अब कहीं कोई ग्रेविटी ना हो तो ऐसे में स्प्रिंग बैलेंस पे कुछ रख दो तो कुछ वो रीड कर पाएगा. तो इसलिए सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर. सो द वेट ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड एट पोल, क्योंकि वेट का फार्मूला क्या होता है, mg इज ग्रेटर देन इट्स वेट एट इक्वेटर. सो हिज फ्रेंड फाउंड द वेट ऑफ गोल्ड लेसर, सो ही वाज डिस्प्लीज्ड. उसका फ्रेंड इक्वेटर पर था, उसने कहा जब पोल से गोल्ड खरीद ला, तो खरीद के ले आया 10 ग्राम. उसने कहा ये तो 9.9 ही लाया है, 10 लाया ही नहीं है.
डिस्प्लीज उसने कहा हम तो पूरा लाए। नो यू आर चीटर। समझ में आएगा आपने? सो हिज फ्रेंड was displeased, इसीलिए वो, क्योंकि वो इक्वेटर पर था, बिकॉज ऑफ डिफरेंस। नाउ आप जरा देखिए 11th क्वेश्चन कि कभी भी शीट ऑफ पेपर हो और अगर हम उसे क्रम्पल करके डालें तो कौन जल्दी नीचे गिरेगा? बताओ क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो उससे क्या होगा? तो फिर एयर फ्रिक्शन ज़्यादा। यस, एयर फ्रिक्शन हो या जहाँ पर भी हो, फ्लूइडिटी, उसको ड्रैग भी कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स ऑन क्रम्पल्ड पेपर विल बी लेसर। और ऐसे जो पेपर है ये ऐसे ऐसे गिरेगा तो इस पर ड्रैग ज़्यादा है क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना। और वैसे क्रम्पल्ड कर दो, ऐसे ऐसे क्रम्पल नहीं करेंगे क्योंकि आपका है तो मतलब, लेकिन फिर भी क्रम्पल करते तो जल्दी गिरता है नहीं। आप बोलो। चलो सो ना अब देखो तुमने स्क्वायर भी ढंग से नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं। तो 11th क्वेश्चन करने से पहले एक डाउट देख लेते हैं प्रश्न कि दैट इज, इसमें ये 5th रूट है और 5th रूट x टू द पावर 4, फिर एक और लगा दिया, और जबकि उसमें 4th रूट है और वो x टू द पावर 3 है, फिर और लगा दिया जो कि 3rd रूट है, और ये x का स्क्वायर है, फिर और लगा दिया जो कि 2nd रूट है, और यहाँ x है इतना दिया, और ये पट्टियाँ काट दी गई हैं। तो इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अब ये जो 2nd रूट है हम इसे लगाएं या ना लगाएं, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, इसे क्यूब रूट कहते हैं, इसे 4th रूट कहते हैं और इसे 5th रूट। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी बोलो? स्क्वायर रूट। ये क्यूब रूट जब 3 का जोड़ा बनता है तब निकाला जाता है कि नहीं है? इसमें 2 के जोड़े पे एक निकाल लिया जाता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है? अंदर 2 होता है। और बोलो ये कौन सा है? 4th रूट। ये सब सर्ट्स हैं अब जब हम रूट से डील करते हैं। और ये कौन सा है? 5th रूट। तो सबसे पहले इसके लिए x की पावर हाफ कर दो इतने को, और बाकी इसे लिखते रहो। यहाँ x भी लिखो और इसे 3rd रूट, फिर इसे x क्यूब लिखकर, और यहाँ क्या लिखिए? 4th रूट, और फिर x टू द पावर 4 लिखकर यहाँ 5th रूट। अब x स्क्वायर प्लस हाफ कितना होता है बोलो? पावर जुड़ जाती है तो क्या 2 प्लस हाफ हो जाएगा? पावर इंटू पावर, भाई जब दो चीज प्रोडक्ट होती है बेस में तो पावर नहीं होती है। और ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा? क्या 1/3? जो 3rd रूट है तो 1/3 हो जाएगा। अब बाकी इसके बाद ये सब तो कर लिया। अब x क्यूब यहाँ बचा है और ये लिखते रहिए 4x टू द पावर 4, और यहाँ ये लिखते रहिए। बोलो बात समझ में आई? ये वाली चीज मैंने यहाँ लिख दी, बाकी इनको जोड़ दिया। ये तो ऐड होंगे कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। और ये 3rd रूट को हाफ लग, हाँ बोलो, पूछो तो मैं दूसरी तरीके से बता दूंगा। चलो जो नहीं समझ आया। लो तो नहीं समझ आया, फिर से करें। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया। हाँ तो शुरू से ना आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इनटू x टू द पावर हाफ। बोलो कितनी अब समझ आई बात? ये था, हमने हाफ लगा दिया, हाफ लगाने के बाद इसके साथ ऐसे लिखा, और फिर क्या किया? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, आ जाए। मैं करता हूँ बात। तो यहाँ तक बात हुई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर हाफ। ये नहीं समझा है?
अब बोलो पावर ऐड होंगी कि नहीं? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है बोलो? तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, तो करो। 2 प्लस हाफ कर दो, तो 2 प्लस हाफ कितना होता है? क्या 5/2? 2 एंड हाफ क्या होता है? 2 प्लस हाफ यानी 2 एंड हाफ। 2 एंड हाफ क्या होता है? 5/2 होता है कि नहीं? इतनी बात कर लो। अब इसके अंदर यहाँ 3 की पावर लगा दी, फिर क्यूब, और यहाँ क्या लगा दी? 4 की पावर, फिर x टू दी पावर 4, और फिर यहाँ की पावर कैसे लगा दी? 5। यहाँ तक ठीक है? अब जरा देखिए, इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हो? नहीं तो अलग से जोड़ दो। ये ठीक है? आओ, तो x टू दी पावर 5/2 लिखो। अगर क्यूब रूट होता है तो ये चीज तुम्हें पता है कि नहीं? 1/3 लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको लगा दिया तो यहाँ तक बात खत्म हो गई कि नहीं? तो अब इसके आगे क्या लिखें? x क्यूब लिखें और उस पर कितनी पावर लगाएं? तो ये 4th रूट, और फिर x टू दी पावर 4, और यहाँ क्या लगाएं? 5। बोलिए, बात समझ में आई? तो ये 5/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करो x क्यूब और इंटू x टू दी पावर 5/2 इंटू 1/3, क्योंकि पावर ऑन पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। और ये देखो, ये 4 और x टू दी पावर 4, तो ये 5। यहाँ तक ठीक है ना? चलो अब ये बताओ कि ये तो हुआ x क्यूब, और ये कितना है? 5/6। क्या ये दोनों भी जुड़ेंगे? क्योंकि बेस सेम है, ये क्यूब है और ये 5/6 है, तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। 3 प्लस 5/6, तो ये 6 हुआ। यहाँ कितना आएगा? थोड़ी तेज बोलो। 6 है। सही बताया। तो 1 6 जा 6, 6 3 जा 18, जैसा कि कनिष्का मिश्रा ने हम सब लोगों को बताया कि ये 23 हो गया। बोलो, बात समझ में आई? तो और बोलो, इसके ऊपर 1/4 लग जाएगा, क्योंकि ये चीज तो लगेगी ना। तो बाहर कितना है? x टू दी पावर 4, और उसकी कितनी रूट है? 5th। तो अब बताओ, 3 प्लस 5/6 को आपने क्या बताया? 23/6। तो x टू दी पावर 23/6 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्योंकि पावर पर पावर होती है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। और उसके बगल में अब लिख दो x टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ तक तो हो ही गया है। और अब इस पूरे पे किसकी पावर चढ़ा दीजिए? 1/5। कुछ ज़्यादा कटने वाला नहीं है, तो इसलिए x टू दी पावर 4 और प्लस 23/24, देख लो 24 है, और बाहर में क्या लगा दें? 1/5। अब इन दोनों को ऐड करो। 4 प्लस 23/24। एक बार आपका मदद और लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखे कनिष्का? नहीं। 96। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 1 है ना, तो 1 से 24 में करोगे तो 24, और 24 से 4 में मल्टीप्लाई करो। 96 प्लस 23, ये कितना हो जाएगा? 639, और 9 2, तो बाई 24 आ गया। तो अब जरा देखो, x टू दी पावर सबको जोड़ दिया 119 बाई 24 और इंटू 1/5, तो बोलो ये क्या हो गया? 119 और बाई 120। सही है। तो उन्होंने पूछा है कि अगर देयर इज लेस एयर ड्रैग, on crumpled paper as its surface area is lesser। जब crumpled paper तो surface area more means more air drag, ये बात तो समझ में आती ही नहीं, तो लेस होगा तो लेस एयर ड्रैग। देखो एरोप्लेन में बहुत एयर ड्रैग होता है। सो सेंटेंस कंप्लीट करो दिव्या। crumpled paper, पूरी बात बोलो। as
as less surface हाँ area. as it has less surface area, so it will fall sooner. किसी के फुल मार्क्स आए आप लोगों में से इसको भी पेपर so it will fall sooner. ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं. Now gravitational force on the surface of moon is 1/6 strong. What is the weight in newtons? अगर 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो ऑन द मून इसका क्या वेट होगा और ऑन अर्थ क्या होगा, दोनों पूछा गया. सो वेट ऑन अर्थ तो पहले निकाल लो. तो m इंटू जी ही लिखना. जब दोनों की बात हो तो सिर्फ जी लिखने से नहीं चलेगा, तब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ लिखना पड़ेगा ना. वैसे W इज इक्वल टू तो mg होता है, लेकिन अर्थ और मून अलग अलग है. तो पहला मून पे कितना वेट होगा, तब m इंटू जी एम लिखना. अच्छा 10 किलो की चीज है, बोलो जी की वैल्यू अमन कितनी होती है 9.8, और वो भी 10 किलो की चीज है. और जीएम कितना होता है, या GE/6. ये कल बताया था कि मतलब ग्रेविटेशनल से वहाँ बहुत धीरे धीरे चीजें आती हैं और यहाँ पर जल्दी से आ जाती हैं. तो वहाँ पर GE/6 हुआ. तो बोलो क्या लिख देंगे यहाँ पर 9.8/6. कनिष्का मिश्रा ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि वही है mm कट जाता है और वही फ्रेश हो जाता है. अब जरा देखो ये कितना हो गया. अगर तुम 10 किलो की पानी की बकेट उठा के चल रही हो तो तुम कितना फोर्स लगा रही हो अपवर्ड डायरेक्शन. 98. और उस पानी की बकेट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना वेट लग रहा है. माइनस 98 न्यूटन ही लग रहा. मैंने डाउनवर्ड तो बोल ही दिया, मतलब तुम अपवर्ड लगा रही हो और उसी पर वेट कैसे लग रहा है बताओ. डाउनवर्ड में 98, तुम उतना ही लगा रही हो तभी तो उठा पा रही हो. भाई किसी पे नीचे वेट लग रहा है और तुम उतना ही ऊपर लगा दो तो चीज उठ जाएगी कि नहीं. तो जितना वेट होता है क्या हमें उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ता है उसे उठाने के लिए. तुम अगर 1 किलो आलू खरीद के लाओगे तो कितना वेट लगाओगे उसको उठा के घर लाने के लिए. न्यूटन 9.8. ठीक है, तो ये चीज हो गई. तो यहाँ पर 10 किलो है तो 98 न्यूटन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. ये इसका वेट है, इतना ही हमें लगाना पड़ेगा. और यहाँ कितना लगाना पड़ेगा जरा देखें तो. सो दैट इज 98/16.3. दैट इज 16.3 न्यूटन. तो वेट ऑन मून कितना हो गया. अब देखिए 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन से पहले ये सवाल आपसे कराएंगे, इसको करके दिखाओ. कह रहा है a ball is thrown vertically upward with a velocity this. Calculate the maximum height it rises. यहाँ से थ्रो की गई है और u कितना है 49 मीटर पर सेकेंड. तो ये कह रहा है कि कितना हाई राइज करेगी. तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा बोलो 0 मीटर पर सेकेंड. और एक्सीलरेशन g कभी निगेटिव नहीं होता है. g को निगेटिव क्योंकि g जो होता है G/m/r². हमारा कुछ निगेटिव है ही नहीं, तो इसलिए a की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर ऊपर फेंकी जाए तो a निगेटिव लेना और नीचे तो चीज स्पीड बढ़ेगी और ऊपर घटेगी. तो इस तरीके से रिटार्डेशन हम देख रहे हैं. अब इसी में v, u, a और t से टाइम निकालो. क्या टाइम पूछा गया है. सो अब जरा देखो मैक्सिमम हाइट इट राइजेस. तो मैं ऐसा करता हूँ v², हाँ, -u².
इज इक्वल टू 2AH लिख दें, S की जगह H लिख दें, अब बाकी वैल्यू डालते हैं तो मैक्सिमम हाइट निकल आ जाएगी, इसी से निकालो। अब देखिए कि नाउ B कितना है 0, U कितना है 49, G कितना है -9.8, H का पता नहीं तो हमें H निकालना है, ये H है मैक्सिमम हाइट इट राइजेस। तो -49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 19.6 इंटू H, माइनस से माइनस कट गया तो 49 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 19.6, तो क्या यही H आया? ठीक है, और 7 से कट करो जरा इसको, तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, तो 2.8 आया कि नहीं? 7 2 जा 14, 5 बचेगा तो 7 8 जा 56। अब फिर से 7 से इन दोनों को कट करो जरा, तो बताओ ये कितना आ गया? 7 से कट करो 2.8 है तो 0.4 और 7 से इसे कट करो 7 7 जा 49, तो दैट इज 49 बाई 0.4, तो 490 अपॉन 4 आ गया। हाँ अस्मिता वर्बली बताओ इसकी कितनी वैल्यू आएगी? थोड़ा 1-2 डिजिट तो बताओ। हाँ बताइए। 1 2 2 4 1s are 4, 4 2s are 8, 10 बचा, तो 4 2s are 8, फिर कितना बचा? 2 बचा, 0 बढ़ा दो 0.5, तो 0.5 मीटर। बात समझ आ गई? 122.5 मीटर। अब हमें चाहिए सेकंड क्या है? ये टाइम जो ये ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी लौट आए तो उसमें कितना टाइम लगेगा? बताओ ऊपर जाके अगर ये नीचे लौटे तब डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 0 है। अब हम फार्मूला लगाते हैं H इज इक्वल्स टू UT और प्लस हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 रखो तो उसे कह देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर कोई चीज हवा में रहती है उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। आस्मिता यू की वैल्यू क्या रखें? बोलो 49 इंटू टी और प्लस हाफ, ए कितना रखें? -9.8 और इंटू टी स्क्वायर, तो दिस इज 49 और देखो 2 से इसको कट कर दो, माइनस तो आ ही जाएगा बाहर, तो कितना आएगा बोलो? 4.9 टी स्क्वायर। अच्छा अब बाहर में देख लो, ये अगर मैं टी कॉमन ले लूं, कहीं तुम इसे क्या समझ रहे हो? 4.9 अगर टी कॉमन लो तो इसमें से क्या बचेगा? क्या 10 बचेगा और इसमें से टी। ये देखो अभी समझ में आता है, ये समझ में आया? और ये बताओ 4.9 टी स्क्वायर है, अगर मैं 4.9 टी कॉमन लूं तो यार 10 से मल्टीप्लाई करके क्या यही चीज नहीं आ जाएगी? अब 4.9 टी कॉमन लो, उससे इसको कर दो, ये नहीं आ जाएगी। तो मैंने जो कॉमन लिया उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वही चीज तो आ रही है ना। तो अब देखो जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है बताओ? या तो पहला वाला 0 है या फिर दो चीजों का प्रोडक्ट, तो या तो 4.9 टी 0 है और या फिर अंदर वाली चीज 0 है। हाँ हो गया जिशिका? चलो ठीक है, तो इसका मतलब है 4.9 टी 0 और या क्या कह सकते हैं कि 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो टी कितना हुआ? 0। या तो कोई चीज फेंकी ही ना जाए, उस समय भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और एक फेंकी जाए तो लौट आए तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो यहां से बताओ कितना हुआ?
10 is equals to t. So that is t is equals to 10 second. So after 10 second it will reach the ground. सर एक डाउट है, हाँ बोलो। यहाँ पे टी स्क्वायर कहाँ हो गया? टी स्क्वायर तो जब टी लिया तो टी से टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। है। दूसरा मेथड भी बता सकते हैं अगर ये इससे सेटिस्फाइड हो ना तुम। नहीं हो। अच्छा वही यहाँ तक तो बात हो गई 49 टी अब 4.9 टी स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब इससे यहाँ से दूसरा मेथड ले लो तो जीरो है ही है। अब इसको लिखो 4.9 टी स्क्वायर को वहाँ ले लो और 49 टी को यहाँ ले लो, दोनों एक को उधर ले लिया। बोलो इतनी बात समझ आ गई। Yes, sir. अब 4.9 को इसके नीचे ले आओ, 4.9 इसके नीचे ले लिया तो बताओ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा। डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 490 बाई 4090 और इससे ये कटा तो कितना आ गया 10 टी। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टी। तो बोलो टी स्क्वायर माइनस 10 टी इज इक्वल्स टू 0 हुआ। और अब टी को कॉमन ले लो और t माइनस 10 इज 0। तो इससे क्या पता चला या तो t 0 है या फिर कितना है t माइनस 10 0 है। तो बोलो t कितना हो गया 5 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 0। ये तो इनिशियल है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो हम क्या कहेंगे कि आफ्टर थ्रोइंग इट विल रिटर्न बैक टू ग्राउंड, ठीक है, इन 10 सेकंड्स। After throwing it will return back to ground in 10 seconds। इतनी बात समझ आ गई। आप बुक ना फिर हम आपको सरल मेथड बताते हैं। सर ये आ गया सर। नहीं सरल देख लो। बोलो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है क्या v 0 है और u कितना है 49 और a कितना है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का निकालना फिर उसका डबल कर दूंगा क्योंकि जितना जाने में लगा समय हाईएस्ट पॉइंट तक उतना आने में लगा समय। ये समझ में आ गया। 9.8 इधर ले आओ तो 9.8 t कितना हुआ बोलो। तो t कितना हुआ 49 अपॉन दोनों को 7 से कट करो तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा और डेसिमल हटाओ जरा। क्या 14 5 जा 70 होता है। तो द टोटल टाइम विल बी डबल ऑफ द टाइम टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट डिस्टेंस। क्या ये पसंद है मेथड। टोटल टाइम is double of the time to reach at highest point। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ उसे कहते हैं TOF। इट इज इक्वल टू 10 सेकंड, उसका डबल कर दिया। ठीक है ऐसे कर लो। ये सब एक ही मेथड है सेकंड। अब हम करेंगे 14 क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है। कहा जा रहा है एक स्टोन ऊपर से रिलीज कर दिया है। अब सिर्फ ये बताओ कि फ्री फॉल के दौरान जब वो जमीन से जस्ट टच करने से पहले उसकी क्या स्पीड होगी। आपको बस फर्स्ट लगाना है। आपको काम नहीं फर्स्ट ना लगाओ तो अगर डिस्टेंस दिए तो कोई और लगाओ। देखो कितनी हाइट से गिराया गया 19.6 मीटर ये हाइट है और इसकी छत इधर बना देते हैं यहाँ से स्टोन। तो ये जब फ्री फॉल है तो u कितना है 0, v पूछा गया है और g दे रहा है। g क्यों दे रहा है a दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इसी से निकाल लो, यही लगा लो। दैट इज v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। तो बोलो v कितना है नहीं पता ना, फाइनल स्पीड तो नहीं पता, ऊपर से तो तुमने सिर्फ छोड़ा है। तो u कितना हुआ 0 और a कितना है और ये कितना है 19.6। तो बताइए v स्क्वायर इज इक्वल, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 19.6 इंटू 19.6, और अगर स्क्वायर हटाना चाहो तो इधर रूट लगा दो, लेकिन जो चीज जोड़े में होती है वो बाहर आ जाती है। और 19.6 मीटर पर सेकेंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट्स स्पीड विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड its speed will be 19.6 मीटर पर सेकेंड। आप ये दोनों सवाल करके देखिए। 13th and 14th। फिफ्टींथ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टोन ऐसे ही ऊपर फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये 12 की तरह है। 40 मीटर पर सेकंड इसका u है, और ये पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट क्या हो। तो मैक्सिमम हाइट पर तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो h पूछा जा रहा है, और a कितना कह रहा है -10 मीटर पर सेकंड। तो इसी को रख करके आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah h निकाल देना। जैसे अभी नहीं किया था 49 वाला सवाल, अब 40 से फेंका जा रहा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है हाइट निकालनी है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। तो v 0 हो गई, u कितना है 40 स्क्वायर, a कितना है -10, h का पता नहीं, तो -40 स्क्वायर इज -20h। अच्छा, माइनस से माइनस कर दिया क्या, ठीक है, हल्के से कट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर नहीं भी करना होगा तो चल जाएगा। तो दैट इज 40 का स्क्वायर क्या 1600 होता है, और नीचे 20 रख दो, तो ये h तो 0 से 0 कट गया, और तो क्या 80 मीटर आ गया। वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 80 मीटर, 80 मीटर तक जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो देखो वो ऊपर ही तक तो जा रहा है, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, और डिस्टेंस कितनी हुई है अभी, बहुत अच्छा। जैसा इन्होंने कहा कि 80 हुई, लेकिन मुंह में हाथ रख के ना बोला करो, ऐसे बोलोगे तो ज़्यादा क्लियर सुनाई पड़ेगा। तो अब जैसे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे नहीं आना है, उसे मैक्सिमम हाइट अटेन व्हाट इज दैट डिस्प्ले। इसमें इसका आंसर देखो पीछे क्या दिया है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है और टोटल डिस्टेंस 180। तो वो ये लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑन रीचिंग द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में थोड़ी कमी है, इसलिए बताना चाहिए कि ऑन रीचिंग द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो किसी को क्या पता वो किसके बारे में, इस कॉन्टेक्स्ट इसने बात ही नहीं की है कि नहीं। जब आगे की क्लास में जाओगे तो वहाँ पूछा जाएगा कि आफ्टर 3 सेकंड 4 सेकंड, तो ऐसे तो कहाँ पर चाहिए उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये बताना चाहिए कि नहीं। तो चलो हम नहीं बोल रहा है, तो ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऊपर जाके अगर नीचे आ जाए तो अमन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड कर रखा है। जहां से बॉल फेंकोगे तुम्हारा ही तो हाथ में आएगी,
वर्टिकल एफर्ट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। और बोलो अगर 80 ऊपर गई और 80 नीचे आई तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 160 लिख देना। सो टोटल ठीक है कि नहीं, इसमें ये चीज से बताएंगे। हाँ लो पूरा काम नहीं करती हो, बस ऐसे ही ध्यान से लेबर करो। तो टोटल डिस्टेंस बताइए कवर्ड नोएल, अगर ऊपर जाके लौट जाए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? हाँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 160 मीटर। दैट इज 16th क्वेश्चन देखो ना। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। सन बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा बड़ा तो बना ही दें, इतना भी नहीं है कि एक मटके में एक सरसों का दाना, बस मस्टर्ड सीड, इतना ही समझो। और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 14 करोड़ 88 लाख है, लेकिन वो 15 करोड़ किलोमीटर ले रही है। जो भी ले रही है हम भी वही ले रहे हैं। सो मास ऑफ सन कितना है? इट इज 2 × 10 to the power 30। क्या लिया है? 2 × 10 to the power 30 kg। और मास ऑफ अर्थ 6 × 10 to the power 24 kg। वैसे हमने जब मून और अर्थ का निकाला था तो 5 पॉइंट कितना लिया था, कुछ ऐसे लिया था ना, 9 नहीं लिया था, लेकिन चलो ये ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई है? सो डिस्टेंस 1.5 × 10 to the power 11। किलोमीटर में नहीं चलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। ये मीटर नहीं दिया, मीटर है, तो दैट इज डिस्टेंस भी दे रही है 1.5 और × 10 to the power 11 मीटर। हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं दिया है तो आप यू आर फ्री, जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वही ले लो। दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी, यही है। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच कितना लगेगा? जी मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 6.7 × 10 to the power। मास ऑफ सन बताओ और मास ऑफ अर्थ अपॉन में डी है, तो 1.5 × 10 to the power 11 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। अब डिजिट डिजिट को सबको पास रख लो, तो 6.7 × 2 × 6 और 1.5 × 1.5 इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा 30 और 24 कितना होता है? 30 + 24 करो और माइनस का 11 और नीचे 10 to the power 11 और एक और 10 to the power 11। वैसे पावर पर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 22 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो तो ऊपर की चीज देखें, इसमें ये है 54 और माइनस 11 54 43। चलो तो 10 to the power 43 और नीचे 10 to the power 22 ऐड हो जाएंगी ना पावर्स। अच्छा अब यहाँ देखिए, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो क्या ये 0 बढ़ जाएगा? अब बताओ 15 4 + 60 होता है क्या? तो इससे ये कट गया और 4 आ गया। अब जरा देखिए, इसको हटा दो डेसिमल, और क्या यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं? अब दोनों 5 से कटेंगे, तो 5 से इसे काटो, 4 और बाई 3, इतनी बात हो गई। अब ज़्यादा कुछ नहीं कटेगा। सो दिस इज 6.7 × 16 और नीचे कितना बचा? 3 और इंटू 10 to the power 43 - 22, वो 22 नीचे भी था ना। तो अब पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में डिवाइड करना। 16 6 जा, या मल्टीप्लाई करके ही बता, बोलो। ये सही है, तो 16 7 जा में करना है।
112, तो 2 आ गया और 11 आ गया, और 16 6 या 96, तो 96 में 11 जोड़ दो तो 7 और 10, तो 1072, और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और बाई 3 और इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से देखो 21। अब इसको डिवाइड करो, 3 से अस्मिता डिवाइड करो, हाँ बोलो बताओ, ठीक कर 21 है ना? हाँ स्मिता बताओ। बताओ भाई, तुम्हारी मम्मी कहती है कि बताती नहीं है, पूछते नहीं आपसे, बता दिया करो। चलो 3 3 या और ये 17 है, तो 3 5 या 15, और फिर कितना आया 22, तो 7 या और इंटू 10 टू द पावर 21 आ गया। पीछे आंसर देखो, अगर इसमें से 10 इसमें हम डाल सकते हैं तो हो सकता है 3.57 पीछे दिया, 5 6 दिया है वो ठीक है। देखो 3.56 लिखे, इसे 10 कर सकते हैं क्या? एक 10 बाहर निकालिए, मल्टीप्लाई कर तो फिर 35.6 ना हो जाए। ये देखो 3.56 लिख दिया कि नहीं? 5 6 ना लिखो, 5 7। हमने क्या किया ना, हमें अगर थोड़ा सा 6.67 लिया होता तो तब ये और कम हो जाता। वास्तव में हमने ये अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा ले लिया, नहीं हमें क्या ले लेना चाहिए था 6 है, थोड़ा कम लेते तो कम आता, हमने बड़ा ले लिया ना तो बड़ा आया। कोई बात नहीं, चलो ये भी आंसर चलेगा। अब इस 10 को उसमें डालो 22, तो कितना आ जाएगा 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22, इतने न्यूटन का फोर्स है। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए आप हमें 15 और 16 करके दिखा दीजिए, बाकी दो क्वेश्चन। अगर आपको बहुत एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 6.67 ले लो। अब देखो 18 क्वेश्चन आपको 18 फिर से वही है, एक बॉल ऊपर फेंकी गई और 6 सेकंड में वो थ्रोवर के हाथ में आ गई। तो अब यहाँ से फेंको, ऊपर गई और नीचे भी आ गई, ये ऊपर जाते हुए, और इसमें कितना टाइम लगा 6 सेकंड। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर ऊपर फेंकी जाएगी तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा। यू का नहीं पता ना, यू का नहीं पता, और टाइम कितना है बताओ। तो एस क्या होता है ut और प्लस आप इट इस पर यहाँ h ले लो। तो आप मुझे बताइए, अगर वो उसी के हाथ में ही आ गई है तो h कितना है? इफ इट रिटर्न्स टू द हैंड तो h कितना है? तो यहाँ से ऊपर गई और नीचे आ गई, जीरो नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट। और u कितना है नहीं पता, और t कितना है, और एक्सीलरेशन कितना है, और यहाँ क्या लिख लें 6 स्क्वायर। समझ में आ गया? तो क्या इससे इनिशियल स्पीड आ जाएगी? तो 0 इज इक्वल्स टू 6u, और 2 से इसको कट करो तो -4.9 आएगा क्या? 4.9 इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? देखो 6 कॉमन ले लिया, और उस 6 को इस 0 के नीचे डाल दूं तो वहां क्या बचेगा बताओ? मल्टीप्लाई करो जरा, 6 9 या 54, और 6 4 या 24, तो 29.4। तो बोलो 0 क्या आ गया? u माइनस 29.4, तो u कितना आ गया 29. अब एक बार पीछे आंसर देखो, क्योंकि दो लोगों के ग्रुप में अलग अलग है, किसी में शायद 30 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यही है। अच्छा u तो दे दिया गया है,
अब वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। दिव्या समझ में आई बात? अब मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे बताओ? यू तुम्हें पता चल गया क्या? यू कितना है? 29.4 मीटर पर सेकंड। बताओ मैक्सिमम हाइट में v कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। सो सेकंड मैक्सिमम हाइट, इसको अंडरलाइन लिख लो। तो बताओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है? 2s। लेकिन सबसे ऊपरी बिंदु पर तो इसकी हाइट और ये h कर दो तो मुझे h मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे सवाल पहले भी किए ना मैक्सिमम हाइट वाले। तो देखो -29.4 इंटू 29.4 दो बार लिख लो और उधर कितना हो जाएगा? क्या -19.6h? चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो चीज इधर ले लो। माइनस को किससे कट कर दो? माइनस को माइनस से हल्के में कट कर दो और 29.4 इंटू 29.4 और अपॉन 19.6 यही एच हुआ है। ये दोनों 7 से कट जाएंगे। जरा 7 से कट करो। 7 2 जा 14 और 7 8 जा। हाँ बोलो। अब यहाँ देखो 7 से कट करो। 7 4 जा और 7 2 जा 14। फिर से 7 से कट करो तो 7 है। तो 7 डेसिमल हटा दो पहले, एक एक डिजिट पहले डेसिमल है। तो 7 4 जा 28 और बोलो 7 6 जा कितना होता है? 42। 4 किसी से कटेगा? 4 भी कट सकता है। इसको 2 कर लो और इसे। अच्छा ये बताओ 2 से ये कटे तो कितना आए? 2 1 is 2, 2 4 is 8.7। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, इसका 3 में मल्टीप्लाई करो तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 3 1 is 3। तो कितना आ गया हाइट? तो टोटल हाइट मैक्सिमम हाइट रीच इज द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो कह रहे हैं 4 सेकंड बाद इसकी स्थिति क्या होगी? बताओ इसको सबसे ऊपरी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा? बोलो 3 सेकंड। तो 4 सेकंड बाद कहीं लौटता हुआ होगा और अभी पूरा नहीं लौटा होगा। तो कह रहा है बीच के किसी पोजीशन पर इसकी हाइट बताओ। उसकी भी तुमको सुविधा है। ऐसे में तुम पहला ही फॉर्मूला लगा दो। दैट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड। तो यही फार्मूला लगाओ, h इज इक्वल टू ut। जो टाइम रख दोगे बस उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट दे देगा। हमने इससे 0 भी तो निकाला है, वापस भी लौटो 4 सेकंड में भी ये निकाल देगा। तो वो लोग क्या लिख दें? 29.4 और इसकी जगह 4 रखो और यहाँ क्या रखो? 9.8 इंटू 4। देख लो 4 स्क्वायर। कितनी बात हो गई? अब जरा देखो तो 29.4 इससे तो करो तो -4.9 इसको मल्टीप्लाई कर लो। 29.4 इंटू 4 और -4.9 इंटू 16। ठीक है, या कुछ कॉमन लेना हो कॉमन ले लो थोड़ा बहुत, या मल्टीप्लाई कर लो 4 से करो। 4 4 जा 16। हाँ बोलो 117.6 इसका करो जरा। बोलो 16 9 144 और 16 चौको 64 तो 8 और 78। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2 वहां आ गया, ये 9 आया और बोलो तो 10 में से 7 गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड इज इक्वल टू दिस। यहाँ अंडरलाइन कर ये हो जाएगा, इतना ही रखो।